प्लीज बैठिए। संजय जी, नेतम जी प्लीज कंटिन्यू। उप सभापति महोदय, धन्यवाद मैं आपको देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का अवसर मुझे दिया है, इसके लिए आपका मैं आभारी हूं। आज महत्वपूर्ण विधेयक पे हम MMDR संशोधन विधेयक 2021 की बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी को और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आज इस विधेयक की चर्चा के दौरान मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय खान मंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण बिल को ला करके इस देश का जो तस्वीर है और गरीबों की जो तकदीर है उसको बदलने का एक साहसिक कदम उठाया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महोदय, मैं शुरू से ही सुन रहा हूं, लगातार हमारे विपक्ष की ओर से तमाम सारे महानुभाव, माननीय वरिष्ठ जनों का मैंने भाषण सुना, लेकिन सब सुनने के बाद माननीय हमारे साथी अश्वनी जी का स्पीच सुनने के बाद मैं समझता हूं कि इस विषय में बहुत ज़्यादा किसी को गलतफहमी में रहने का या शंका करने का या किसी प्रकार का इसमें मीन मेख निकालने का कोई औचित्य नहीं बच जाता है महोदय। फिर भी आपका अधिकार है, आप हो सकता है कि हम कुछ भी करें। हमारी सरकार तो गरीबों के लिए 130 करोड़ की जनता की सेवा के लिए उन गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों की चिंता करते हुए एक से एक योजना चलाया। इसके बावजूद भी आपको रास नहीं आया, इसके बावजूद भी आप उसमें भी टीका टिप्पणी करते हैं, उसमें भी बुराई खोजते हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है। नासिर जी आपको प्लीज, मैं पूछता हूं, आपको बोलना है कि महोदय, ये हमारा इतना अच्छा विधेयक लाया गया है, तमाम सारे राज्यों की सहमति ली गई है, लोगों ने अपने अपने फोरम से अपनी सहमति दिया, कई राज्यों ने इसकी तारीफ भी की, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से भी चर्चाएं की गई, संसदीय हमारी कमेटियां हैं, कमेटियों का जो प्रतिवेदन आता है उसमें भी डिस्कस हुआ। उसके बाद लगातार 1 साल 2 साल से इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने के बाद, तमाम सारे राज्यों से चर्चा करने के बाद, तमाम अलग अलग विभागों के तमाम कमेटियों के साथ, उद्योग संघों के साथ, आम जनता से भी पब्लिक डोमेन में उनका जो है विचार लिया गया और तब जाकर के इसे अंतिम रूप दे करके इस विधेयक को लाया गया, जिससे कि हमारे देश की जो स्थिति है उसमें हम सुधार ला सकें। ये सब हम जानते हैं महोदय कि गरीब, हमारा इस अमीर धरती में गरीब लोग निवास करते हैं, लेकिन वो गरीबी का कारण क्या है, उस ओर क्यों नहीं जाते हैं?
आज तमाम तरह का प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा से भरा हुआ है हमारा ट्राइबल क्षेत्र, चाहे बस्तर का क्षेत्र लें, चाहे उड़ीसा प्रांत का सुदूरांचल की बात करें, चाहे अन्य क्षेत्रों में जहां तक खनिजों का जहां भी पाया जाता है खनिज, वो अधिकांश जो है हमारा रिमोट एरिया ही है, शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया है। लेकिन उन क्षेत्रों में आजादी के इतने सालों तक क्यों नहीं विकास हो पाया? आज आखिर वहां जल जंगल जमीन की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, आज यदि वहां शुद्ध जल लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, लोगों के लिए आवागमन अगर नहीं मिला, लोगों को लाल पानी पीने के लिए लोग आज मजबूर हैं, तो आज किसका देन है? आज इतने सालों तक, आजादी के इतने साल के बाद अधिकांश समय तक आपने राज किया, और आपने राज क्या किया? खानों का जिस प्रकार से बंदर बांट किया, खानों के जिस प्रकार से नीलामी की जाती थी, खान को किस प्रकार से मनमाने तरीके से अपने चहेते लोगों को देने का जो उपक्रम किया जाता था, उस समय का तमाम तरह का मीडिया और तमाम सारे इसी पार्लियामेंट में इस विषय पर बहुत लंबी बहस हो चुकी थी। महोदय, इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने विधेयक लाया है, जिससे कि पारदर्शिता आ सके, उत्पादन हो सके, उत्पादन होने के बाद मार्केट में उसका फ्लो बना रहे, जिससे कि कीमत भी न बढ़ सके। महोदय, इन सब स्थिति को देखते हुए ही ये विधेयक लाया गया है। महोदय, आज इसलिए हम कह सकते हैं हमारा ये जो विधेयक है, यह प्रगतिगामी विधेयक है। महोदय, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से इस खनन क्षेत्र में हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि खनन क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। हम तो कह सकते हैं कि इससे भी अधिक रोजगार मिलता है। इसके कारण क्या है? जहां खनन होता है वहां इंडस्ट्री लगते हैं, लघु उद्योग होते हैं, तमाम तरह के व्यवसाय बढ़ता है, मार्केट बढ़ते हैं, उद्योग धंधे तरह तरह के लगते हैं, बहुत सारे बिजनेस वहां पर बढ़ता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जहां हम 5.5 करोड़ लोगों को आजीविका सुनिश्चित करते हैं, इससे भी अधिक हम इस क्षेत्र में हम रोजगार दे पाते हैं। महोदय, खनन क्षेत्र में जहां तक आने वाले 5 वर्षों में खनिज उत्पादन को दुगना करने की बात है, हमारी सरकार की सोच है कि खनन को हम जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक रोजगार का अवसर और अधिक नहीं मिलेगा, और इसलिए लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिल सके, लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध हम करा सकें, इसके लिए खनन क्षेत्र को खोलना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए हमारी प्रस्तावित जो सुधार नीति है, इसमें 500 अतिरिक्त ब्लॉकों को नीलामी का सुविधाजनक बनाएंगे, और एक ब्लॉक 500 ब्लॉक जब बिकेंगे तो इसमें राज्य सरकार के पास जो आज संसाधन की कमी हो रही है, आर्थिक जो संकट हो रहा है तमाम सारे राज्यों में, उस संकट से भी मैं समझता हूं छुटकारा मिलेगा, उन राज्यों की स्थिति सुधरेगी, वहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और रोजगार के जब अवसर बढ़ेंगे महोदय, बहुत सारे हमारे इस देश का प्रगति होगा। हम ताजुब हमें होना चाहिए, यह भारत में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत वाले खनिजों का हम आयात करते हैं। सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद, इसके बावजूद हम खनन नहीं कर पा रहे हैं, और हम विदेशों पर हम निर्भर हैं। हम क्यों नहीं अपने यहां उत्पादन क्षमता हम बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं बढ़ाए? ऐसा सोच करके यह विधेयक लाया गया है। और महोदय, जिस प्रकार से
कि आयात हम 1.25 लाख करोड़ रुपए का था। ये 2018-19 में इतना आयात हम सब करते रहे महोदय। इसके साथ ही साथ इस विधेयक को लाने से हमें जो लाभ जो मिलने वाला है इस बारे में मैं संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा। इस विधेयक के आ जाने से, पारित होने से, यद्यपि लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में भी आप सबके सहयोग से पारित होना ही है महोदय। इस विधेयक के आने से कैप्टिव संयंत्रों द्वारा खनिजों की बिक्री, खनिजों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने में सहायक होगी। खनिज उत्पादन में वृद्धि से लागत में कमी आएगी, बाजार में असक के कीमतों में स्थिरता आएगी और राज्यों के अतिरिक्त राजस्व सृजन होगा। महोदय, जिस प्रकार से आज खनिजों की कमी से कहीं पर अधिक रेट हो जाते हैं, कहीं पर कुछ रेट होता है, तो कम से कम फ्लो जब बना रहेगा, पर्याप्त खनिज रहेगा, तो मूल्य भी स्थिर रहेगा महोदय। और मूल्य जब स्थिर होगा तो उसका सीधा लाभ हमारे देशवासियों को मिलेगा। यह संशोधन खनिजों के कैप्टिव प्रयोग के प्रतिबंध के बिना भविष्य में खनिजों की नीलामी की व्यवस्था करके और कैप्टिव कोयला खानों सहित मौजूदा कैप्टिव खानों को 50% तक बेचने की अनुमति देकर कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच के अंतर को दूर करेगा। यह नीलाम की गई खानों और सरकारी कंपनियों की खानों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी कंपनियों के खनन पट्टे के विस्तार और पट्टा प्रदान किए जाने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि का भुगतान का प्रावधान करेगा। कहीं इसमें, इस बिल में ऐसी प्रावधान नहीं किया गया है कि केंद्र सीधे हस्तक्षेप कर रहा है। महोदय, जो भी नीलाम होगी वहां प्रदेश सरकार की सहमति, उनके साथ चर्चा करने के बाद सहमति होगी और इसमें नीलामी में जो भी राशि प्राप्त होगा वो राज्य के विकास के लिए राज्य में खर्च होगा। महोदय, इतना अच्छा विधेयक लाया गया है, इसके बावजूद इसमें इस तरह का विरोधाभासी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का सभी को समर्थन करते हुए इसे पास करना चाहिए। यह नीलाम की गई खानों और सरकारी कंपनियों खानों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी कंपनियों के खनन पट्टे के विस्तार और पट्टा प्रदान किए जाने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान करेगा। यह पट्टेदार बदलने पर खनन कार्यों में निरंतरता, खनिज के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा और उसी खदान के लिए फिर से मंजूरी प्राप्त करने की निरर्थक प्रक्रिया से छुटकारा मिले। खनिज का, खनन क्षेत्र का जब हम नीलाम करेंगे तो उसके साथ साथ इसके पहले जितने सारे औपचारिकता पहले की जो पूरी हुई हैं, साथ में वो भी ट्रांसफर होने से अनावश्यक जो समय लगता था इन सब की मंजूरियों के लिए, वो समय बच जाएगा महोदय, और उसका लाभ जो है सीधे प्रदेश को मिलेगा और उनके खाते में सीधे राशि आएगा महोदय। यह उन परिस्थितियों में सरकारी कंपनियों को अल्पकालीन खनन पट्टे प्रदान करेगा जहां धारा 8 की उपधारा 4 के अनुसरण में की गई खानों की नीलामी विफल रही है। महोदय, बहुत सारे राज्य में आज भी नीलाम के लिए आज पेंडिंग पड़े हैं। आज उन राज्यों ने इतना यहाँ केंद्र से निवेदन आग्रह करने के बावजूद राज्य सरकारों ने अपनी रुचि नहीं दिखाया और जिसके वजह से उन खान क्षेत्रों का नीलामी नहीं हो पाया महोदय। आखिर अंतर नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो राज्य का ही हो रहा है। राज्य के खाते में इतनी बड़ी जो धनराशि उन्हें प्राप्त होने वाली थी और उस धनराशि का वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के बेहतरी के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, उनके लिए कल्याणकारी योजना बहुत सारे चलाए जाते, लेकिन ये सब हुआ नहीं महोदय।
और इसलिए इस नीलाम में इसमें सुविधा मिलेगी। और सरकारी कंपनियों को, उन्हें जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा था कि सरकारी कंपनियों की स्थिति खराब हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं महोदय। उनके लिए प्रदेश सरकार कभी भी आवंटित कर सकती है। महोदय, यह जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा निधि की स्थापना और उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकारता प्रदान करता है। महोदय, ये बहुत जरूरी था कि डीएमएफ का जिस प्रकार से बहुत सारे राज्यों में दुरुपयोग हुआ, उसकी हम विस्तृत चर्चा अभी नहीं करना चाहते, लेकिन जिस प्रकार से डीएमएफ फंड से उसका दुरुपयोग हुआ, जिस प्रकार से राशियों का हेराफेरी की गई, आदरणीय अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा भी ये कहा गया कि एक कलेक्टर किस प्रकार से मनमानी करता है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। बाकी सदस्य भी इस बात की सहमति दे रहे। मैं समझता हूं कि महोदय, इसी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र ने अभी एक नया इस विधेयक में एक जो प्रावधान किया जा रहा है कि माननीय सांसदों का इसमें कोई रोल नहीं होता था। माननीय राज्यसभा के सांसद हो गए, लोकसभा के सांसद हो गए, इसमें उनका मेंबर ये भी रहेंगे। उससे निश्चित तौर पे पारदर्शिता भी आएगी। और इसका नया जब गाइडलाइन बनेगा कि हमें किन किन मदों में कितना खर्च करनी है, ये गाइडलाइन बनना बहुत जरूरी है महोदय। वरना ये प्रदेश और वहां जिले के कलेक्टरों का वहां पे मनमानी की वजह से ये डीएमएफ फंड का जिस उद्देश्य को लेकर के उन गांव गरीब किसानों मजदूरों के लिए, उन जरूरतमंद लोगों के लिए जो विस्थापन की समस्या झेलते हैं, जहां ये माइनिंग होता है वहां तरह तरह की समस्या झेलते हैं, उन क्षेत्रों में कैसे विकास हो सके, वहां के लोगों के बेहतरी के लिए वहां शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनके विकास के लिए योजना है, उनके पढ़ाई के लिए, उनके तमाम तरह के इलाज के लिए, अन्य सब संसाधन के लिए, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था किया जा सकता है, इसके लिए डीएमएफ में प्रावधान किया जाएगा आगे आने वाले समय में महोदय। इसलिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को सब मिलकर के स्वीकृत करें। इसके साथ ही साथ महोदय, इसमें नीलाम न की गई खानों के रियायत धारकों के ऐसे लंबित मामले बंद होंगे जहां 5 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद भी खनन पट्टे नहीं दिए गए। लंबित मामलों के बंद होने से सरकार राष्ट्र हित में बड़ी संख्या में खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर पाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे ब्लॉकों में शीघ्र कार्य शुरू किया जा सकेगा और राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। महोदय, अगर जो समय उन्हें दिया गया है, जितने समय तक का वो जो अनुबंधित जो समय है, उस समय में अनिवार्य रूप से उन्हें माइनिंग करना ही होगा। और माइनिंग ही नहीं करना होगा बल्कि उत्पादन के बाद उसे डिस्पैच भी करना होगा, ये इसमें बाध्य किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों में ये जो विधेयक आया है, ये बिल लाया गया है, इस बिल का सभी मैं निवेदन करता हूं कि इसमें किसी प्रकार का शंका कुशंका की बात नहीं है। ये सही सोच लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच इस देश को कैसे प्रगति के पथ पर हम आगे ले जाएं, आने वाले 5 सालों में हम इस प्रकार से हम इस देश को खड़ा कर सकें जहां गांव गरीब किसान मजदूर कभी अपने आप को असहाय महसूस न करे, बल्कि उस विस्थापित क्षेत्रों में भी, खनन क्षेत्र में भी वहां के लोगों को भी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सैयद नासिर हुसैन 7 मिनट्स।